डिसाइड तो तब हो गया था ना 47 में, और आजम खान आज भी बोलते हैं 47 में सर हमारे पास चॉइस था कि उधर जाओ, लेकिन हमने चूज किया। यही हमारी मिट्टी है, यही हमारी मिट्टी है। उनचास लोगों के साथ आप खड़े, आप कह रहे हैं कि हाँ इंटॉलरेंस है, लेकिन अच्छा, आप भी उसमें? जी नहीं, ये उसमें है नहीं, ये उनके साथ खड़े हैं। ये 50 में है? जी बताइए शोएब भाई। जी आप ही बता दीजिए कि क्या अपनी आवाज़ रखना गुनाह है? इसलिए मैंने कहा ना कि बोल के लब आज़ाद हैं। ये हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी है और उसका अभिन्न अंग है। आप ज़ुबान को खामोश नहीं कर सकते, क्योंकि ये देश मेजॉरिटेरियन व्यू से नहीं चलता है, ये देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। माना कि आज आप इक़्तिदार में हैं, मेजॉरिटी में हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारी ज़ुबान पे ताला लगा देंगे, खामोश कर देंगे। ये काम अगर आप करेंगे, देखिए एक ज़माने में अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तानियों का जो है खामोश कर दिया था, उसकी ज़ुबानों पे ताला लगा दिया था। वो दौर अब नहीं है, अब हिंदुस्तान आज़ाद है, मेरे लब भी आज़ाद हैं। अगर मैं आज़ाद हूँ तो मुझे आज़ादी से बोलना चाहिए। अगर ये 49 लोग इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, व्हाई दिस ह्यू एंड कराए? हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तानियों की बात कर रहे हैं। व्हाई दिस ह्यू एंड कराए? अभिजीत कुछ आप हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं या हिंदुस्तानियों की बात कर रहे हैं? हिंदुस्तानियों की आवाज को दबाया गया था। कब दबाया गया था? हमेशा दबाया गया, जब अंग्रेज गए तो उसके बाद दूसरे लोग आ गए, वो अंग्रेज के भाड़े के लोग थे। जी हाँ, और जब से हिंदुस्तानियों की आवाज जब उठी है तब से आप लोगों का लेकर चालू हो गया। तभी से ज्यादा शुरू हुई है। इनका कहना है जब से मोदी आए। इनका कहना है, मैं पूछ रहा हूं कि ये लेटर आपने दिया किसको? इनका कहना है कि जो इनके मुताबिक ना बात करे या जो इनसे इत्तेफाक ना रखे वो हिंदुस्तानी है ही। बिल्कुल राइट, यही प्रॉब्लम है। आई एग्री विथ यू। दिस इज कॉल्ड द इंटॉलरेंस। ये जो टॉयलेट के बाद जो इंटॉलरेंस आया ना, आप लोगों की वजह से इंटॉलरेंस वर्ड आया कि जो इनके मुताबिक ना कहे। मैं जनता से पूछना चाहता हूं कि अगर मेरी बहुत सारी बात समझ, मुझे लगता है 99% बातों से आप जो है इत्तेफाक नहीं रखते होंगे, लेकिन क्या मैं आपको देशद्रोही कह सकता हूं? नहीं कह सकता। ये आजादी है, मेरी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू, आपकी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू। एक सवाल है आपसे, आप लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की जो बात करते हैं, हम उसको बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते, हमारा संवैधानिक अधिकार है। लेकिन ये सिलेक्टिविज्म पे हम सवाल उठाते हैं कि ये जो आवाज है, जो अभिव्यक्ति की आजादी है, ये एक स्पेसिफिक तबके के लिए ही क्यों उठती है आवाज हमेशा? बताइए, जवाब दीजिए। सबके लिए उठी है। आप देखिए ना भाई, रिकॉर्ड देख लीजिए। यूनाइटेड नेशन इंटर रिलीजियस फ्रीडम जो एक सेंटर है, उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की थी जिसके बारे में बहुत ह्यू एंड क्राई हुआ था, लेकिन उन्होंने सही बात कही कि 2014 के बाद से 457% जो है दलितों माइनॉरिटीज पे जो है हमले बढ़े, हेटरेट क्राइम बढ़े। डिसाइड तो तब हो गया था ना 47 में, और आजम खान आज भी बोलते हैं 47 में सर हमारे पास चॉइस था कि उधर जाओ, लेकिन हमने चूज किया। यही हमारी मिट्टी है, यही हमारी मिट्टी है, इसी में हमारा खून शामिल है, और जो है हम बाय चॉइस हिंदुस्तानी है। अभी इसका जवाब बाय बर्थ हिंदुस्तानी है। जी जी जी, एक सेकंड। हर पाकिस्तानी बाय बर्थ हिंदुस्तानी है। आजकल मैं बहुत ये डायलॉग सुन रहा हूँ कि हमारे पास एक चॉइस था। चंद दिनों पहले आजम खान, उनके ऊपर 27 FIR हो गए, तो वो कह रहे थे, उन्होंने भी यही बात बोली। उन्होंने कहा कि मेरे पास चॉइस था पाकिस्तान जाने का, हिंदुस्तान में रहने का तो बड़ा सिला भुगतना पड़ रहा है। अभी भी चॉइस है? नहीं, कोई चॉइस नहीं था साहब। इस देश से अच्छा देश कोई नहीं, इस माँ से बढ़िया माँ कोई नहीं है। पाकिस्तान में जाते तो क्या कहलाते ये भी जानते हैं। पहले पिछले साल ही सोनू निगम पे फतवा हुआ था। जी, मैंने उस पर बात की थी, और मैं था, जिस चीज का फतवा जारी किया था उसमें बताया गया था उस वर्ड को कि सोनू निगम के गले में जूतों का हार पहनाऊंगा, और मैंने गिन गिन के कितने मारे थे वही वर्ड, गिन गिन के लाइव चैनल पे। उसके बाद आज सुनिए, उसके बाद से कोई फतवा आज तक नहीं आया। सुन लीजिए ना, 1.5 साल हो गए। ये उस फतवे की भी हकीकत में बता देता हूँ। उसके बाद से कोई फतवा आया नहीं है, आने तो दीजिए फतवा। वो कह रहे हैं हमारे पास नासिर अब्दुल्ला ने बोला हमारे पास चॉइस थी इंडिया में रहने की, हम रह गए। इन्होंने भी यही बात बोली। मैं चाहता था आपका रिएक्शन लूंगा। जी जी, नहीं है, बहाना बन जाता है जिसको अच्छा लगता है। ये चॉइस देखिए, ये चॉइस जो उस समय जो अंग्रेजों के जिनको सौंप के जा रहे थे, ये चॉइस उन्होंने रखा था। हम लोगों को चॉइस नहीं था कि तुम लोग यहां रहो,
हमारा चॉइस भी यही था कि सिर्फ हम लोग रहेंगे, हिंदू राष्ट्र, हिंदुस्तान, हमारा चॉइस था। लेकिन चॉइस सुना आप लोगों की गई, आप लोगों की गई। क्यों? उनको वोट बैंक तब भी चाहिए था, इंडिया से भी चाहिए था, पाकिस्तान को भी वोट बैंक चाहिए था। ये वोट बैंक की राजनीति तो तभी से शुरू हुई है और आज तक चल रही है। चलिए, इन्होंने अपना इंटेंशन बता दिया। बिल्कुल बिल्कुल। ये हिंदुस्तान को हिंदुस्तान नहीं रहना देना चाहते, ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र ये है, इनका एक्सपोजर है, जी है। ये हिंदुस्तान हिंदू को राष्ट्र हिंदुस्तान है। नहीं हिंदुस्तान की आत्मा को मार रहे हैं, हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान है। के रूह को मार रहे हैं। ये हिंदू राष्ट्र है। एक सेकंड बिल्कुल। जी जी जी, ये शोएब हिंदुओं को का बोलने भी दीजिए। है, मुसलमानों का भी है, दलितों का है, क्रिश्चियनों का है, सबका है। यहाँ हर रंग के फूल खिले हैं, नारंगी रंग के फूल मत सिर्फ उगाओ। शोएब सुनिए, मेरी बात सुनिए। मेरे दादा और उनकी खानदान के पास ये बिल्कुल चॉइस थी, पर उस समय जो वातावरण था, 50 लाख लोगों को मारा गया, फिर भी हमारे दादा परदादा और उनके परिवार ने यहाँ के हिंदुओं पे ज़्यादा एतबार किया, जो जय श्री राम बोल रहे थे, ना कि वहाँ के मुसलमानों पे एतबार किया और यहाँ पे पहली बात। और वो इसलिए किया क्योंकि उनको जय श्री राम युद्ध घोष नहीं लगता था, उनको लगता था राम ही तो करुणा में है, शांति में राम है, एकता में राम है, प्रगति में राम है। राम बस भक्तों नहीं, शत्रु के भी चिंतन में है। देख तज के पाप रावण, राम तेरे मन में है। बिल्कुल, ये उनको लगता है।